जब किसी इंसान के जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट ही भरा हो, तो वो इंसान जीने की बजाय मरना पसंद करता है, मौत की दुआ मांगता है। और कभी कभी तो उसको चाहने वाले, उसको प्यार करने वाले भी उसकी इस दुआ में शामिल होते हैं। हरीश राणा एक ऐसा ही नाम है जिसकी इस दुआ को हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है, जिसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। इस शब्द को, इसकी गहराई को समझने के लिए आज हम लोग फिर से एक बार चलते हैं तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय की निश्चेतक डॉक्टर सैनी तिवारी जी के पास, जो पेन और पैलिएटिव केयर में विशेषज्ञता रखती हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर शेखर। डॉक्टर साहब, इच्छा मृत्यु इस समय तो बहुत ही हॉट टॉपिक है और ऐसा लगा कि जैसे एक नई आशा की किरण लोगों को दिख गई। तो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इच्छा मृत्यु है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा व्यक्ति जैसे कि हमारा हरीश राणा है, अपने सपने लेके गया था अपने इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने, लेकिन एक दुर्घटना में उसके हेड इंजरी हो गई और फिर उसके बाद उसका जीवन निष्क्रिय, व्यर्थ या जो कहें अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन गया। यहाँ तक कि उसके माँ बाप उसकी सेवा करते 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 ये गुहार लगाने लगे कि उसके जीवन जो मृत्यु से भी बदतर हो गई थी उसको अब खत्म कर दिया जाए। ऐसा एक माँ बाप के लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने किया। अपना दुख ना देखते हुए, अपने बच्चे का दुख देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया और न्यायालय के पास गुहार लगाने चले गए। इच्छा मृत्यु एक ऐसा टर्म है जिसे हम इंग्लिश में यूथनेसिया कहते हैं, जिसमें कि आदमी को जीने की जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको ले लिया जाए, रोक दिया जाए, ताकि वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाए, ताकि उसके कष्ट कम हो, रुक जाए। इसमें बहुत सारे कानूनी दांवपेच भी आ गए हैं, क्योंकि नहीं तो इसका दुरुपयोग होने लगेगा। और अब न्यायालय में एक ऐसा जजमेंट आया है जिससे कि अब ये साबित हो गया है कि इच्छा मृत्यु लेने वाले व्यक्ति को कोई उसका दुरुपयोग ना हो सके, कोई उसको परेशान करके जानबूझ के ना मार सके। और इसी के जजमेंट को हमने ये 2026 का ऐतिहासिक जजमेंट माना है। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, क्या इस तरह से तो हर कोई चाहेगा, तो क्या हर किसी को इच्छा मृत्यु मिल सकती है या इसका भी कोई आधार है? नहीं, बिल्कुल आधार है। इच्छा मृत्यु या तो व्यक्ति ने अपने सही रहते, अपने होशो हवास में रहते एक लिविंग विल बनाई हो, जिसे हम पहले एडवांस डायरेक्टिव कहते थे, अब लिविंग विल कहते हैं, कि उसके ऐसी स्थिति में आने में उसके शरीर के साथ क्या किया जाए। कानून के द्वारा सही फैसला लेके तब डॉक्टरों के द्वारा उसका निरीक्षण करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके तब हम उसका फैसला देते हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें दो पहलू हो गए, कुछ लीगल इसमें तकनीकी चीजें भी हैं और कुछ लीगल एस्पेक्ट भी हैं, दोनों चीजें। लीगल जब तक नहीं होगा तब तक इसका हमेशा दुरुपयोग होता रहेगा, चाहे खुदकुशी के रूप में, चाहे कत्ल या मर्डर के रूप में। और न्याय साथ होने पे मेडिकल साइंस को और बल मिल जाता है कि वो अपने मरीज के लिए तर्क संगत और न्याय संगत बात ही कर सके। जी। तो डॉक्टर साहब, एक जो इच्छा मृत्यु होती है उसके कुछ प्रकार भी होते हैं, तो ये क्या चीज है? जी बिल्कुल सही सुना आपने डॉक्टर। प्रकार एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय यूथनेसिया होता है, जिसमें एक्टिव तो हमारे देश में शुरू से ही और अभी भी वर्जित है। कुछ दवाएं ऐसी देके जिनसे उनकी दिल की धड़कन या उनकी सांस की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, वो एक्टिव यूथनेसिया है, यानी मर्डर जैसे। ये हमारे देश में बिल्कुल कानून अलाउ नहीं करता। दूसरा हुआ पैसिव यूथनेसिया, जिसमें कि जो उनकी जीवन रक्षा प्रणाली दी जा रही थी उसको हम ले लें वापस, बंद कर दें, और जिससे कि जो उनकी नॉर्मल बॉडी की, जो उनके नॉर्मल शरीर का जो मृत्यु प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया से वो अपना मृत्यु को प्राप्त हो सके, उनकी ऐसे मदद की जाती है। लेकिन 2023 और 2026 के फैसले में यही सबसे बड़ा अंतर था कि अब पैसिव यूथनेसिया ना यूज करके विथहोल्डिंग और विथड्रॉइंग दो शब्दों का यूज किया गया है।
ये डॉक्टर साहब विथ होल्डिंग एंड विड्रॉइंग ये क्या चीज़ है? विथ होल्डिंग मतलब कि शुरू से ऐसे व्यक्ति को ना दिया जाए कोई जीवन रक्षक प्रणाली जिससे कि उसके जीवन और कष्टदायक होते हुए लंबा खिंचता रहे और कोई उम्मीद ना हो उसके जीवन की, शुरू ही ना किया जाए। लेकिन यदि शुरू हो गया है तो उसको थाम लिया जाए, विथड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। इसको विथड्रॉइंग पैसिव यूथनेसिया कहते हैं, यानी पैसिव यूथनेसिया की जगह विथड्रॉइंग का प्रयोग हो रहा है कि अब हम उसकी सारी जीवन रक्षक प्रणाली को रोक दे रहे हैं, वापस ले ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से एक और सवाल आता है दिमाग में कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि अपने मृत्यु से बहुत पहले ही, है ना, जो आपने कहा एक लिविंग विल शब्द, तो सबसे पहले तो लिविंग विल थोड़ा सा और आप बताइए। जैसे अपने शरीर के लिए एक लिविंग विल कोई भी 18 साल से बड़ा व्यक्ति, उम्र से बड़ा व्यक्ति एक लिविंग विल बना सकता है। उसमें वो अपने शरीर में ऐसी आकस्मिक स्थिति में जहाँ पे अब उसके शरीर के खींचने का कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब जैसे CPR नहीं करना चाहिए, या उसको ट्यूब में नली डाल के वेंटिलेटर पे नहीं जोड़ना चाहिए गले से। तो ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे उसके शरीर को और उसके कष्ट हो या उसके परिजनों को कष्ट हो, उसको देख देख के। ये एक लिविंग विल हम लोग बना सकते हैं। अब इस लिविंग विल के पार्ट्स होते हैं कि जिसमें वो कैसे कैसे बना सकता है, एक फॉर्मेट होता है, और वो बनाने के साथ वो अपनी हर उस बीमारी को पॉइंट आउट करता है कि जिसमें ऐसे में हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे में हो तो क्या मत करना चाहिए मेरे साथ। लेकिन कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होंगी, तो हम हर कंडीशन में इच्छा मृत्यु? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि इतने सारे कंडीशन है और इतना बाद में तकनीकी विकास हो जाता है मेडिकल साइंस में कि हो सकता है आज जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो, बड़े ऑपरेशन हो, वो बहुत छोटी सी दवाई से या इंजेक्शन से ठीक भी हो सके और ये हालत ही ना आए हरीश राणा जैसे बच्चों की। तब हम क्या करेंगे? तो इसका उपाय है एक सरोगेट चुनना। सरोगेट यानी ऐसा व्यक्ति जो हमारे दिल के करीब है, जो हमारी सारी भावनाओं को समझता है, वो हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, जो कि शुरू से हमारे साथ हमारी लिविंग विल बनवाते हैं और हमारी हर भावना को समझते हैं, वो हमारे जगह फैसला लेंगे कि निर्णय उस समय ऐसी स्थिति आने पे मुझे क्या चाहिए होगा। अगर मैं अपनी अवस्था में रहता तो मैं या रहती तो मुझे क्या डिसीजन में लेती, क्या निर्णय लेती, ये फैसला वो मेरी जगह करेगा। सरोगेट सरोगेट नॉट ओनली हमारी लिविंग विल पढ़ता है, उस पर साइन करता है और पूरे समय हमारे साथ बना रहता है, जैसे कि हमारे दोस्त या रिश्तेदार जो हमारे बहुत करीब हैं। इसके कुछ मुख्य खंड हैं इस लिविंग विल के कि सबसे बड़ी चीज कि ये वॉलंटरी है, मेरे इच्छा से स्वैच्छिक है और मैं क्या क्या लिखना चाहती हूँ अपने लिविंग विल में अपने लिए, ये है। दूसरा कि मैं अपना डिसीजन जो लूंगी, जो मेरा निर्णय होगा वो बाध्य होगा आगे चल के डॉक्टरों के ऊपर। और तीसरा कि उसमें 2 विटनेस साइन करेंगे। अच्छा। वो विटनेस ना तो हमारे डॉक्टर होंगे, ना लॉयर होंगे, ना सरोगेट होंगे, कोई अन्य होगा जो हमारा 2 विटनेस होंगे जो साइन करेंगे। कोई न्यूट्रल पर्सन होगा। फिर अंततः इसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करा के एक कॉपी इसकी ऑफिस में रखने का प्रावधान दिया है कानून ने जी। और एक कॉपी मेरे पास रहेगी, एक कॉपी हमारे लॉयर के पास रहेगी। मतलब बकायदा इसका रजिस्टर्ड रहेगा, जैसे बिल्कुल वसीयत होती है उस तरह से, वसीयत की तरह इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रजिस्टर्ड भी हो गया, लिविंग विल भी बन गए। अब वक्त आता है कि ऐसी घटना आती है कि इसका प्रयोग करना है, इसको एक्सिक्यूट करना है, तो फिर कैसे होगा? हाँ, जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो हर चीज उतनी साफ सफेद नहीं होती जितनी हमें एक व्यक्ति विशेष के केस में दिख रही है। कई बार इसका दुरुपयोग होता है, कोई खुदकुशी करना चाहता है, कोई उनकी जमीन जायदाद के वजह से उनका कत्ल करना चाहता है, तो अब इस लिविंग विल का दुरुपयोग भी हो सकता है, या लिविंग विल नहीं बनी है तो भी दुरुपयोग हो सकता है। तो इसके लिए कानून ने 2 बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया है।
एक बोर्ड तो वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उस समय जो डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं, और दूसरा बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड जो है वो सीएमओ द्वारा एक न्यूट्रल न्यूरो फिजिशियन और बाकी 2 डॉक्टर जो कि उनकी हालत को देख के ये तय करेंगे कि ये जो जीवन रक्षा प्रणाली उनको दी जा रही है ये वाकई में उनके जीवन के लिए लाभप्रद है या सिर्फ उनका जीवन खींच रही है और उनको और उनके परिवारजनों को सिर्फ कष्ट प्रदान कर रही है। जब ये दोनों से हो जाएगा तब फिर उसके बाद, या मान लीजिए किसी की लिविंग विल नहीं बनी जैसे हरीश राणा के केस में हुआ, तो उसमें भी ये प्रावधान है कि अगर कोई रिश्तेदार गुहार लगाएंगे इसके तो उस समय भी ये 2 बोर्ड गठित किए जाएंगे ताकि कोई इनका दुरुपयोग ना हो सके। और फिर जब इनका होगा तो इनको एक अच्छे अस्पताल में, जैसे हरीश राणा को एम्स दिल्ली ले जाया जा रहा है, और वहां जाके इसकी नली निकाल के इसके अंत समय को दर्द मुक्त और पीड़ा मुक्त बनाने का रूप में इनको वैसी मृत्यु मिले। इस तरह का कोर्ट का प्रावधान है। शायद ये मृत्यु उनके उस जीवन से ज्यादा सरल होगी, और क्योंकि वो जीवन का अधिक कष्टमय उनके लिए भी होगी और उनसे ज्यादा उनके परिवारजनों के लिए, कि ये भाग्य की विडंबना ही है कि एक माता पिता अपने बच्चे की मृत्यु की गुहार लगा रहे। इससे बड़ा दुख का बात और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कहीं स्टेटमेंट भी पढ़ा था कि चंद दिनों की जिंदगी के लिए मैंने अपने आने वाली पीढ़ियों की बरसों की जमा पूंजी को खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब, हम आपको इस इच्छा मृत्यु के विषय पर जो आपने इस पॉडकास्ट में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुतों की जिंदगी जो कि तकलीफ और कष्ट से भरी है, शायद उसमें एक रोशनी की किरण साबित होगी। और आपने इस विषय में हम लोगों सभी को, हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।